सबसे पहले हम लोग एक चैप्टर उठा रहे हैं, बहुत ही वेटेज और इजी चैप्टर है, कोई भी कैलकुलेशंस नहीं है इसके लिए, और वो है ह्यूमन आई। क्या नाम है? ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। अब जब ह्यूमन आई के बारे में बात करेंगे तो ह्यूमन आई के पास कैसे लेंस होते हैं, सबसे पहले वो देख लेते हैं। ह्यूमन आई जो काम करता है किस फिनोमेना में, इज वर्क ऑन द फिनोमेना ऑफ रिफ्रैक्शन। ह्यूमन आई किसके फिनोमेना पे काम करता है? रिफ्रैक्शन। और रिफ्रैक्शन क्या है? जैसे कोई लाइट किसी मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी, ठीक है, तो वो क्या करेगी? एक मीडियम होगा ट्रांसपेरेंट जैसे कि एयर, और दूसरा कैसा होना चाहिए? ग्लास, वाटर, कुछ भी हो सकता है। तो उसमें जाएगी तो अपने पाथ से मुड़ जाएगी। तो ये क्या होगा? इधर होगा एंगल ऑफ आई और इधर होगा एंगल ऑफ आर, और इस फिनोमेना को जब ये जाएगा तो अपने पाथ से मुड़ जाएगा, तो इसको बोलेंगे रिफ्रैक्शन। तो ह्यूमन आई रिफ्रैक्शन पे काम करती है। और ह्यूमन आई के पास लेंस कौन सा होता है? कॉन्वेक्स लेंस। ह्यूमन आई में कौन सा लेंस होता है? कॉन्वेक्स लेंस। क्लियर है? तो कॉन्वेक्स लेंस होगा। ह्यूमन आई के पास जो भी पार्ट्स हैं ह्यूमन आई के, सबसे इंपॉर्टेंट है कौन कौन? आइरिस, और एक है एंड पीपल। अब आइरिस और पीपल क्या काम करते हैं? आइरिस का जो काम है वो है कंट्रोल करना, किसको? आने वाली लाइट को। तो आइरिस में लिख लेना, द आइरिस कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ लाइट। अमाउंट ऑफ लाइट, अमाउंट ऑफ लाइट, और कहां? एंटरिंग द आईज। अब दूसरा काम क्या है? पीपल। अब पीपल का जो फंक्शन होता है, ये क्या है इनके फंक्शन? अब मैं वो आपको सिर्फ वही चीजें बता रहा हूं जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में बार बार पूछी जाती है। वो क्या है? अब इसका फंक्शन पूछा जाता है। आइरिस का फंक्शन आ गया, कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आइज। अब कभी आपने बहुत ज्यादा ब्राइट लाइट में रहे, तो ब्राइट लाइट में रहेंगे तो उस समय क्या होगा? आपकी जो आंख का लेंस है वो धीरे से कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, मतलब धीरे 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 आइरिस क्या करेगी? पीपल को कॉन्ट्रैक्ट कर देगी। अगर डिम लाइट है तो फैल जाएगा। तो पीपल का काम क्या है? पीपल का काम ये है कि आइरिस का जो ब्राइट लाइट है, ब्राइट लाइट में ये करेगा, ब्राइट लाइट में ये क्या करेगा? पीपल स्मॉल हो जाएगा। ब्राइट लाइट में पीपल क्या हो जाएगा? स्मॉल। और स्मॉल कौन करेगा उसको? आइरिस। अगर डिम लाइट आएगी तो डिम लाइट में क्या होगा? जो पीपल है वो क्या हो जाएगा? लार्ज। डिम लाइट जैसे कि कोई अंदर रूम, आप रूम में बैठे तो आप आराम से नॉर्मली देख सकते हैं, लेकिन एकदम से चौंध पड़ेगी तो फिर पीपल का काम है उस ब्राइटनेस और डिम लेंस के लिए अपने लेंस को कॉन्ट्रैक्ट करना और फैलाना, फ्लेक्सिबल करना। जब स्मॉल होगा तो यहाँ पे लेंस कैसे हो जाएगा? कॉन्ट्रैक्ट। और जब डिम लाइट होगी तब लेंस कैसे हो जाएगा? फ्लेक्सिबल, फैल जाएगा, एक्सपेंड हो जाएगा, एक्सपेंशन होगा। ठीक है, आइरिस और पिपल का। फिर बात करते हैं रेटिना की। रेटिना, रेटिना क्या करता है? रेटिना पे जो इमेज फॉर्मेशन होता है, इमेज फॉर्म्ड, और इमेज जो फॉर्म्ड होगी वो कैसे होगी? रियल और एंड इन्वर्टेड। रियल और इन्वर्टेड। रेटिना के दो पार्ट होते हैं, एक होता है रॉड्स और एक होता है कोन्स। जो रॉड्स होते हैं और कॉन्स होते हैं, वो दोनों आपके क्या करते हैं? जो रॉड शेप की सेल्स होती हैं प्रेजेंट इन द रेटिना ऑफ एन आई विच आर सेंसिटिव टू डिम लाइट, सेंसिटिव टू डिम लाइट। इसीलिए मैं जैसे ही आपको क्या करते हैं, जो भी ब्लैक एंड व्हाइट कलर दिखते हैं रात के अंधेरे में जो दिख जाते हैं, रेटिना के पास जो रॉड सेल्स होती हैं, रॉड सेल्स और कोन सेल्स क्या करती हैं? जो भी कलर आपको दिख रहे हैं कहां पर? ब्राइट लाइट में, तो सेंसिटिव टू ब्राइट लाइट। जितने भी कलर आपको दिखते हैं
उनके लिए जो सेंसिटिव है वो कोन सेल्स है, दोनों कहाँ रहती हैं, रेटिना के पास, ठीक है। अब रेटिना और के पास ये कोन और सेल्स के बाद हम लोग टर्म पढ़ते हैं कि आंख का एक नियरेस्ट पॉइंट होता है, हमारी आंख का नियरेस्ट पॉइंट, नियरेस्ट पॉइंट कितना होता है, 25 सेंटीमीटर, और जो फार पॉइंट होता है वो कितना होता है, फार पॉइंट इनफाइनाइट, कहां पे होता है, कितना होता है, इनफाइनाइट, ठीक है। दूसरा एक होता है पावर ऑफ एकोमोडेशन, पावर ऑफ एकोमोडेशन। अब देखो, जब आप अपने पेन को अपने आंख के सामने रखते हैं ऐसे, अब एक बार रख करके देखो ऐसे, तो आप इसको देखोगे कि इसको जब आप देख रहे हो तो पीछे वाला चीज ब्लर हो जा रहा है, और जब आगे देखते हो तो ये ब्लर हो जाता है, हो रहा है। तो ये क्या है, एबिलिटी ऑफ आई टू एडजस्ट फोकल लेंथ, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार बना देना। 3 टाइम्स पूछा हुआ है ये, और जो रॉड है रेटिना का पूछा है, ये 4 टाइम्स पूछे हुआ है, ये भी रेटिना का। और जो आइरिस और पिपुल का फंक्शन पूछा हुआ है, ये 5 टाइम्स पूछा हुआ है अभी तक एग्जाम में, 5 टाइम्स। तो हर एक चीज में वही बता रहा हूं आपको, जो एग्जाम में बार बार रिपीट कर रहा ही जा रहा है। एबिलिटी ऑफ आई टू एडजस्ट, क्या, फोकल लेंथ, टू एडजस्ट फोकल लेंथ, एबिलिटी ऑफ आई टू एडजस्ट फोकल लेंथ, ठीक है, दैट इज कॉल्ड पावर ऑफ एकोमोडेशन। और फोकल लेंथ अगर होगी तो उसकी वजह से क्या होगा, उसका कन्वर्जिंग पावर भी बोल सकते हो आप, टू एडजस्ट फोकल लेंथ और कन्वर्जिंग पावर। क्या आप समझ पा रहे हैं कन्वर्जिंग पावर क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि आंख के पास लेंस कौन सा है, आंख के पास जो लेंस है वो कॉन्वेक्स है, और कॉन्वेक्स कैसा दिखता है, कॉन्वेक्स दिखता है ऐसे, बीच से थिक, किनारों से पतला, कॉन्वेक्स का नेचर है, ठीक, ये ध्यान रखना। पावर ऑफ एकोमोडेशन, जब आप पावर ऑफ एकोमोडेशन पढ़ते हैं उसके बाद क्या है कि जो डिफेक्ट ऑफ विजन है, आंख में 3 तरह के डिफेक्ट ऑफ विजन होते हैं, डिफेक्ट्स ऑफ विजन। डिफेक्ट ऑफ विजन में पहला है मायोपिया, मियोपिया को कहते हैं नियर साइटेडनेस, नियर साइटेडनेस, छोटा नाम छोटा काम, मायोपिया मतलब कि सी, नियर ऑब्जेक्ट, क्या, क्लियरली, बट कैन नॉट सी, कैन नॉट सी, कांट सी फार ऑब्जेक्ट, क्या, क्लियरली। ये नजदीक की चीजें तो दिखा देता है आसानी से, लेकिन जब इस तरह का डिफेक्ट ऑफ विजन आ जाता है आंख में, अगर कोई बच्चा है वो सामने रख के पेपर को आसानी से पढ़ ले रहा है, लेकिन जैसे वो क्लास में पीछे की बोर्ड में बैठता है तो उसको बोर्ड दिखाई नहीं दे रहा है, इसका मतलब उस पर आंख में कौन सा दोष है, मायोपिया। और जब मायोपिया दोष आ जाता है तो वो यही है कि नजदीक की चीजें तो आसानी से दिखेंगी, लेकिन दूर की चीजें बड़ी कठिनाई से दिखेंगी या दिखेंगी नहीं। और जब नहीं दिखेंगी तो इसका मतलब कारण क्या है, तो कॉज लिख लेते हैं सबसे पहले, तो कॉज्ड, कारण, इसके 2 कारण हैं। नंबर पहला, इलोंगेशन ऑफ आई बॉल, इलोंगेशन ऑफ आई बॉल मतलब कि आई बॉल का टू लॉन्ग हो जाना, आई लॉन्ग बढ़ जाता है, आई बॉल जैसे बढ़ेगा उसकी वजह से ऐसा होगा। एंड दूसरा, इसकी वजह से फोकल लेंथ के शॉर्ट होना या ज्यादा होना, हाई, हाँ शॉर्ट, उसके लिए ज्यादा क्या होना, कन्वर्जिंग पावर का तो आई लेंस की हाई होना, और फोकल लेंथ का शॉर्ट होना, तो ड्यू टू हाई कन्वर्जिंग पावर, हाई कन्वर्जिंग पावर, हाई कन्वर्जिंग पावर मतलब शॉर्ट फोकल लेंथ।
अब मैं आपको बता देता हूँ कि ऐसे क्यों है कि शॉर्ट वेव फोकल लेंथ हो रहा है और हाई कन्वर्जिंग पावर हो रहा है, क्योंकि पावर ऑफ लेंस होता है क्या, पावर ऑफ लेंस P बराबर 1/f और इन मीटर, इसको याद रख लेना। और ये पूछा हुआ है बहुत बार, 3 टाइम्स, तो ये भी स्टार पॉइंट है। और ये सात तो है ही मायोपिया के अंदर, पर इसको आप लोग अपना पॉइंट में रख लेना। पावर ऑफ लेंस बराबर क्या होता है 1/f, तो इसलिए पावर ऑफ लेंस अगर हाई होगा तो फोकल लेंथ क्या होगा, कम। फोकल लेंथ अगर इसी का यूज करा जाता है डीएसएलआर में, डायोप्टर 1300D 500D 600D, ठीक है, मार्क जो बड़े बड़े कैमरे हैं तो उनका क्या है डायोप्टर डी। अगर डी स्मॉल होगा तो फोकस क्या करेगा ज्यादा, इसका असाइनमेंट होता है डायोप्टर, डी से डिनोट करते हैं डायोप्टर। और मायोपिया का जब कारण आ जाएंगे तो मायोपिया वाली आंख कैसे दिखेगी, मायोपिया के अंदर ये आंख का लेंस हो गया। जिस भी आंख में मायोपिक आई जो होती है उसमें क्या हो जाता है, रेटिना से पहले ही इमेज बन जाता है, ये रे बन जाएगी, रे जाएंगे, और रे जाने के बाद पहले ही, और रेटिना क्या होता है यहाँ पे, तो रेटिना से पहले ही क्या हो जाएगा, इमेज फॉर्म हो जाएगा। तो इस आंख को क्या बोलेंगे, मायोपिक आई। अब इसको दूर कैसे करेंगे, इसके लिए हम लगाएंगे एक लेंस आंख के आगे, चश्मा बनाएंगे उसके लिए, यस, उसके आगे कौन सा लेंस लगाएंगे, कॉनकेव। ये लेंस हो गया आंख का, इसके आगे कौन सा लेंस लग गया, कॉनकेव। अब कॉनकेव लेंस कैसे काम करेगा, जैसे अब फार रेज इसके पास जाएंगी तो जाने के बाद तो ये थोड़ा सा, यस, उसको फैला देगा। और जब फैला देगा रेज को, क्योंकि कॉनकेव का काम क्या होता है, फैलाना, रेज को क्या करता है, फैलाता है। और जब फैलाता है तो ये फिर धीरे ये आगे जाने के बाद इससे फैलती हुई जाएंगी। पर कॉन्वेक्स का काम क्या है, कन्वर्स करना। कॉनकेव का काम होता है डाइवर्स करना, क्या करना, डाइवर्स। ये डाइवर्जिंग लेंस है, और ये कौन सा लेंस है, कन्वर्जिंग। तो ये फैला करके जहां ये पहले ही बन जा रहा था इमेज, अब ये थोड़ा जाने के बाद दूर बनेगा, और कहां पे, रेटिना पे ही। रेटिना पे क्या बनेगा अब, इमेज। जो भी क्या है फार पॉइंट से कोई भी ऑब्जेक्ट आ रहा है तो उस ऑब्जेक्ट को ये क्या करेगा, जैसे यहां पर ऑब्जेक्ट ये हो गया ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट अब आई इमेज यहां बनाएगा। अब ये क्या हो गया, करेक्टेड आई, करेक्टेड आई। तो करेक्टेड आई किसके किससे करें, कॉनकेव लेंस लगा करके। तो करेक्शन के लिए आप लिख लेंगे एक लाइन, करेक्शन कॉनकेव लेंस। तो कॉनकेव लेंस लगाएंगे तो मायोपिया वाली आंख सही हो जाएगी। दूसरा होता है, कौन सा, हाइपरमेट्रोपिया, हाइपरमेट्रोपिया। तो हाइपरमेट्रोपिया में द सेकंड वन इज हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया को बोलते हैं फार साइटेडनेस, फार साइटेडनेस सेम एज सी नियर ऑब्जेक्ट क्लियरली, सी फार ऑब्जेक्ट क्लियरली। दूसरा कैन नॉट सी नियर ऑब्जेक्ट, और नियर ऑब्जेक्ट क्लियरली, तो जब इसमें कारण क्या होगा, कॉज, बताइए, वेरी नाइस। elongation of eyeball is too small, eyeball इलोंगेशन की जगह क्या हो जाएगा, शॉर्ट। आईबॉल का जो क्या होगा, इलोंगेशन हो जाएगा वो टू शॉर्ट हो जाएगा ड्यू टू, हाँ, लो कन्वर्जिंग पावर, ड्यू टू लो कन्वर्जिंग पावर, एक तो ये हो जाएगा।
लो कन्वर्जिंग पावर, और दूसरा क्या बोला था वो, इलोंगेशन की जगह क्या हो जाएगा, आई बॉल टू शॉर्ट, ड्यू टू टू शॉर्ट आई बॉल। ठीक है, वहां पे इलोंगेशन नहीं होगा, यहां पर क्या होगा, टू शॉर्ट हो जाएगा, आई बॉल बहुत स्मॉल हो जाएगा। और इसमें क्या हो जाएगा, ड्यू टू लो कन्वर्जिंग पावर, उसमें क्या था, हाई कन्वर्जिंग पावर। अब इसको चेंज करने के लिए क्या करेंगे, इसके लिए जब हम इस आई का डायग्राम बनाएंगे, तो ये आई का जो ये लेंस बनेगा, अब इसमें नियरेस्ट पॉइंट जाएगा, तो नियरेस्ट पॉइंट जाने के बाद जब ये ऑब्जेक्ट यहां पे रहेगा, तो इसके इमेज रेटिना से पीछे बनेगा, ये रेटिना कहां पे, यहां, तो इमेज कहां बन रहा है, रेटिना के बाद, और यहां पर रेटिना से पहले, बिफोर, और यहां पर क्या बोलेंगे, आफ्टर। रेटिना के बाद बन रहा है, तो रेटिना के बाद बनेगा, तो इसको कौन सी आई बोलेंगे, हाइपरमेट्रोपिक आई। इसको हटाएंगे कैसे, इसके लिए करेक्शन करेंगे कि इसके आगे एक लेंस लगाएंगे, सुटेबल कॉन्वेक्स लेंस लगाएंगे। अब जो भी रेज यहां से फैलती चली आ रही थी, अब वो यहां जाने के बाद ऐसे जाएंगी और फिर यहां पे हो जाएंगी, थोड़ा सा जाने के बाद फिर कन्वर्ट होंगी, फिर और ज्यादा कन्वर्ट हो जाएंगी, और यहां पर एक कन्वर्जिंग पावर ऑफ लेंस लग जाएगा। तो ये कौन सा है, कॉन्वेक्स। तो कॉन्वेक्स लेंस लगाते हैं किसके लिए, हाइपरमेट्रोपिक के लिए। ठीक है, एक और होता है जो ओल्ड एज में दिखता है, कौन सा, प्रेस बायोपिया। तो प्रेस बायोपिया के लिए क्या करेंगे, प्रेस बायोपिया के लिए एक ही लेंस में दोनों चीजें लगा देंगे। ठीक है, किसके लिए, प्रेस बायोपिया के लिए। प्रेस बायोपिया, जब डिफेक्ट ऑफ विजन ड्यू टू विच एन ओल्ड पर्सन, तो ओल्ड पर्सन में ऐसे क्यों दिखता है, क्योंकि उनकी धीरे 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 सेलेरी मसल्स होती हैं आंख के इधर किनारे, जो कि लेंस को होल्ड करके रखती है, सेलेरी मसल धीरे धीरे रिलैक्स होने लग जाती हैं एज बढ़ने के साथ साथ, तो उसमें आ जाता है प्रेस बायोपिया। ये किसकी वजह से होता है, ड्यू टू ओल्ड एज में, बस। जब ओल्ड एज होगा ओल्ड पर्सन में, तो वो क्या करते हैं, कैन नॉट सी नियर ऑब्जेक्ट क्लियरली एंड कैन नॉट सी फार ऑब्जेक्ट क्लियरली, तो वो ना तो नजदीकी देख पाते हैं ना तो दूर की देख पाते हैं, तो ये क्या होता है, ड्यू टू लॉस ऑफ, क्या, लॉस ऑफ पावर ऑफ एकोमोडेशन। तो इनके लिए क्या करा जाता है, इनके लिए बाई फोकल लेंस का यूज करा जाता है, कौन से लेंस का, बाई फोकल लेंस का, तो जिसमें क्या हो, दोनों तरफ दोनों तरह के लेंस होते हैं, इनके करेक्शन के लिए बाईफोकल लेंस। ठीक है, बाईफोकल लेंस। एक और होता है आंख में जिसको बोलते हैं मोतियाबिंद, कैटरेक्ट, आंख के अंदर कभी व्हाइट व्हाइट से क्लाउड बन जाते हैं जो, उसको क्या बोलते हैं, कैटरेक्ट। कैटरेक्ट क्या है, मेडिकल कंडीशन, बिल्कुल, हाँ, तो बिकम प्रोग्रेसिवली, हाँ, अ पर्सन बिकम्स प्रोग्रेसिवली क्लाउडी रिजल्टिंग, हाँ, प्रोग्रेसिवली क्लाउडी रिजल्टिंग इन आई, इन आई, तो वो क्या होता है, कैटरेक्ट। और ये कैटरेक्ट कैसे हटाया जाता है, इससे फिर क्या है, दिखना ही बंद हो जाता है, और जब दिखना बंद हो जाता है तो फिर क्या होगा, इसको हटाते हैं सर्जरी से, आंख की सर्जरी करानी पड़ती है, इसलिए वो काले चश्मा पहनते हैं, फिर वो बुढ़े बुढ़े लोग एकदम गाना लगाने लग जाए, मेरे काला चश्मा जसदानी जसदानी हाय मुखड़े ने, तो फिर यही गाना आने लग जाता है। ठीक है, अब एक टर्म और है जिसको बोलते हैं क्या, इसका ही इसी चैप्टर के अंदर है, वो है प्रिज्म। क्या पढ़ना होता है, प्रिज्म। प्रिज्म, प्रिज्म को ऐसे समझिए, प्रिज्म के लिए देखिए,
एक ट्रायंगल करेगा। हमेशा जब भी लाइट इंसिडेंट होगी प्रिज्म में, तो इंसिडेंट होने पे ये लाइट इंसिडेंट हुई तो क्या होगी, यहाँ पे आप एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे जब नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तो यहाँ से जाने के बाद लाइट, इधर का मीडियम कैसा है, एयर, और इधर का मीडियम कैसा है, ग्लास। तो एयर से जब ग्लास में जाएगी लाइट, तो क्या हो जाएगी, अपने पाथ से बेंड हो जाएगी, ठीक है, डाइवर्स नहीं होगी। तो नॉर्मल की तरफ बेंड होगी तो ऐसे जाएगी। और जब बेंड होने के बाद इसका जो बेस एरिया होता है, बेस की तरफ मुड़ती है लाइट। ऑलवेज ये ध्यान रखना, प्रिज्म में यही कंडीशन आती है कि व्हेन लाइट इंसिडेंट ऑन अ प्रिज्म, देन इट गोज बैक एंड डाइवर्स इनटू द बेस एरिया। बेस की तरफ मुड़ती है, कभी भी छोटे कॉर्नर की तरफ नहीं जाती है, इसका रूल है। और जब ऊपर जाती है तो इस आने वाली रेज को कहते हैं इंसिडेंट। क्या कहते हैं, इंसिडेंस, इंसिडेंट रे। और इधर वाली रे को बोलेंगे रिफ्रैक्टेड, इसको क्या बोलेंगे, इमर्जिंग या इमर्जेंट रे। कौन सी रे, इमर्जेंट। और जो इमर्जेंट है मतलब ये इनकमिंग है, और ये कौन है, आउटगोइंग। तो आउटगोइंग और इनकमिंग को जरा ऊपर की तरफ बढ़ाते हैं, दोनों को, और इसको पीछे की तरफ। तो इन दोनों के बीच बनने वाले इस एंगल को कहते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। वेरी नाइस। और एंगल ऑफ डेविएशन को डेल्टा से डिनोट करते हैं। नॉर्मल, एक नॉर्मल को यहां पे भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो इधर की तरफ नॉर्मल और इधर की तरफ बनने वाले एंगल को बोलेंगे एंगल ऑफ आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस। और इसको बोलेंगे एंगल ऑफ आर। इधर की तरफ बनने वाला एंगल को बोलेंगे सिर्फ यहाँ पे छोटा सा, एंगल ऑफ इमर्जेंट। ठीक है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस का डेफिनेशन भी पूछा जाता है कई बार। तो एंगल ऑफ डेविएशन, डेविएशन क्या होता है, द एंगल बिटवीन, किसके बीच, इंसिडेंट रे और अपेयरिंग इमर्जेंट रे। उसको बोलेंगे एंगल ऑफ डेविएशन। अभी एंगल ऑफ डेविएशन क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये डिसाइड करेगा कि कौन सा कलर सबसे नीचे दिखेगा और कौन सा कलर सबसे ऊपर दिखेगा रेनबो में। और जहां पर जब इसमें व्हाइट लाइट पास करेंगे प्रिज्म में, तो क्या हो जाएगा, 7 कलर स्पेक्ट्रम दिखने लग जाएगा। और जब स्पेक्ट्रम दिखने लग जाता है, उस कंडीशन को क्या कहते हैं, डिस्पर्सन। क्या कहते हैं, डिस्पर्सन। तो व्हाइट लाइट का अपने 7 कलर में टूटने को क्या बोलते हैं, डिस्पर्सन। तो डिस्पर्सन, डिस्पर्सन क्या है, प्रिज्म इतना ही है, पर प्रिज्म का फिनोमेना है डिस्पर्सन, स्प्लिट व्हाइट लाइट, white light split into its 7 constituents color। व्हाइट लाइट जब स्प्लिट होती है 7 कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स में, तो उसको क्या बोलेंगे, डिस्पर्जन कहेंगे। और डिस्पर्जन प्रिज्म के अंदर ही शो होता है। जब व्हाइट लाइट जाएगी, और व्हाइट लाइट जाने के बाद हाँ, तो ये 7 कलर्स में स्प्लिट हो जाएगी। और स्प्लिट होगी तो फिर स्क्रीन में कैसे दिखेगा, अब देखो ये कलर आएंगे विब की ओर। सबसे ऊपर कौन सा कलर होगा, रेड। सबसे ऊपर रेड कलर होगा। और सबसे नीचे कौन सा होगा, वायलेट। और अगर इसको पीछे की तरफ बढ़ाएंगे तो अब देखो, इसको भी कलर इधर बढ़ाएंगे तो यहां पर जो बनने वाला एंगल होगा ये कौन सा होगा, डेल्टा आर। और सबसे बड़ा एंगल किसके साथ बनेगा, डेल्टा वी। इसका मतलब वॉयलेट कलर का एंगल ऑफ डेविएशन क्या होगा, सबसे ज्यादा, और रेड कलर का एंगल ऑफ डेविएशन सबसे कम होगा। यह है व्हाइट लाइट, और ये एंगल ऑफ प्रिज्म कहते हैं। तो इससे हमें ये पता चल जाता है प्रिज्म के फिनोमेना से कि वो 7 कलर में स्प्लिट कर देता है किसको, व्हाइट लाइट को।
प्रकाश के श्वेत कलर को, व्हाइट कलर को किसमें कन्वर्ट कर देगा? 7 रंगों में। उसको बोलेंगे डिस्पर्जन। क्या बोलेंगे? और सबसे कम डिस्पर्जन किसका होगा? रेड का। और सबसे ज्यादा मतलब कौन होगा? वॉयलेट। अब यही इसकी फिर फिनोमेना दिखते हैं किसमें, कि रेड कलर की का कम क्यों होता है एंगल ऑफ डेविएशन, और वॉयलेट का सबसे ज्यादा क्यों होता है? इसके पीछे कारण है कि रेड कलर जो होता है, रेड कलर वेवलेंथ, रेड कलर हैविंग अ हायर वेवलेंथ। रेड कलर के पास वेवलेंथ कितना होता है? हायर होता है। हायर मतलब 7000 एंगस्ट्रॉम। इसके पास 7000 एंगस्ट्रॉम है। कितना हायर है ये? सबसे हायर, मोर वेवलेंथ होता है। और जबकि वॉयलेट कलर क्या होता है? लेस वेवलेंथ। लेस वेवलेंथ कितना? 4000 एंगस्ट्रॉम। इसीलिए इसका डेविएशन बहुत जल्दी हो जाता है, और इसका क्या? बहुत बहुत ही ज्यादा, बहुत ही कम। क्यों? जिसका वेवलेंथ ज्यादा होगा तो उसका फ्रीक्वेंसी क्या होगा? कम। फ्रीक्वेंसी कम मतलब रेड कलर तुम्हें ऐसे दिखेगा, और जब तुम वॉयलेट कलर के बारे में बात करोगे तो वॉयलेट कैसा, इसका वेवलेंथ कैसा है? कम है, तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा इसका? ज्यादा। फ्रीक्वेंसी ज्यादा का मतलब ऐसे। ये तो नीचे वाला किसका है? वॉयलेट। ऊपर वाला किसका है? और यही कारण है कि ब्लू कलर का भी क्या होता है? बहुत कम। रेड का क्या होता है? ज्यादा। इसीलिए हमें आसमान का रंग क्या दिखता है? स्काई। ब्लू कलर ऑफ स्काई का रीजन भी यही है कि ब्लू कलर का जो वेवलेंथ है वो कम है, और कम होने की वजह से जो पार्टिकल्स हैं, लाइट या छोटे छोटे पार्टिकल्स, वो जल्दी स्कैटर हो जाते हैं, फैल जाते हैं। ब्लू कलर क्या होता है? जल्दी फैलता है। तो इस रीजन को भी हम लिख लेते हैं कि आसमान का रंग स्काई क्यों होता है। हम्म हेडिंग डाल देंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही, इसको लिख लेना कि मतलब कि इनसे केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन भी बनता है 10th का, और यहाँ से आपके 5, 3, 4 नंबर के क्वेश्चन भी बनते हैं, और यहाँ पर फिर चैप्टर खत्म भी हो जाएगा। वाई ब्लू कलर ऑफ स्काई? तो क्या बोला? बस एक छोटा सा लाइन लिखना है आंसर में, क्यों होगा ब्लू कलर ऑफ स्काई? ब्लू कलर ऑफ स्काई इसलिए होगा क्योंकि स्कैटरिंग ऑफ ब्लू कंपोनेंट ऑफ व्हाइट सनलाइट by air molecule present in the atmosphere due to scattering of light, ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट। बस इतना छोटा सा आंसर है इसका। और स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्यों होगा? क्योंकि जो ब्लू कलर के मॉलिक्यूल्स हैं प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर कॉज द ब्लू कलर ऑफ द स्काई। और इसका वेवलेंथ कैसा है? वेवलेंथ 4000 है एंगस्ट्रॉम में, मतलब स्मॉल वेवलेंथ है। इसीलिए ब्लू कलर होता है। बाकी कलर क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि रेड कलर का वेवलेंथ बहुत ज्यादा है, पार्टिकल के साइज से ज्यादा है, इसलिए ये ब्लू कलर हो जाता है स्काई में। हाँ। अब एक और चीज आता है, अर्थ के पास अपना एटमॉस्फेयर है, ठीक, लेकिन और वही रीजन है दूसरा कि स्टार ट्विंकल करते हैं लेकिन प्लेनेट ट्विंकल नहीं करते हैं, ठीक है। तो बताओ इसके पीछे क्या कारण है? प्लेनेट्स ट्विंकल करते हैं लेकिन वो ट्विंकल नहीं करते। ट्विंकलिंग, स्टार ट्विंकल करते हैं लेकिन प्लेनेट ट्विंकल नहीं करता। एक और भी है कि जब जंगलों में जाते हैं तो एक टिंडल इफेक्ट दिखता है। टिंडल इफेक्ट मतलब छोटे छोटे पार्टिकल रोशनी की तरफ चलने लग जाते हैं। हाँ, तो खिड़की से भी दिखता है। तो वो दिखते कैसे? अभी नहीं दिख रहे हैं वो पार्टिकल, लेकिन जैसे रोशनी उनमें पड़ेगी तो दिखने लग जाएंगे। ये भी किसकी वजह से होता है? स्कैटरिंग, ड्यू टू स्कैटरिंग, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से होता है। तो टिंडल इफेक्ट भी स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से होता है, ठीक है। और दूसरा, कलर में जो क्लाउड है, तो क्लाउड कैसे दिखते हैं? व्हाइट, है ना। तो व्हाइट कलर भी किसकी वजह से होता है? ड्यू टू स्कैटरिंग। क्योंकि जब सारे के सारे कलर एक साथ पहुंचेंगे, क्लाउड के पार्टिकल्स क्या करेंगे? उनको सारे के एब्जॉर्ब कर देंगे सारे कलर्स को, तो गैसेस मॉलिक्यूल कैसे दिखेंगे? व्हाइट क्लाउड की फॉर्म में दिखेंगे। सनराइज और सनसेट
सनराइज और सनसेट, सनराइज और सनसेट, सनराइज और सनसेट क्या करते हैं, 2 मिनट सनराइज, 2 मिनट क्या दिखता है बिफोर, और ये क्या दिखता है 2 मिनट डिले तक दिखा देता है। तो 2 मिनट बिफोर और 2 मिनट डिले तक क्यों दिखता है, और कलर कैसे दिखता है, रेडिस, बताओ रेडिस कलर क्यों दिखता होगा, यही कारण है क्योंकि रेड कलर की सबसे ज्यादा वेवलेंथ है, फ्रिक्वेंसी मतलब उसकी कम है, तो बाकी सारे कलर फैल जा रहे हैं, सिर्फ ओनली रेड कलर नहीं फैलेगा। और जब सनराइज और सनसेट होता है तो वो हॉरिजेंटली होता है, मतलब कि अगर कोई इंसान अर्थ के सरफेस में यहां खड़ा है, ऑब्जर्वर उसको देख रहा है, तो सन इतना दूर होगा और सन के बीच की इतनी डिस्टेंस क्या होगी, 15 करोड़ किलोमीटर डिस्टेंस है, और हॉरिजेंटली डिस्टेंस बढ़ जाती है। और जब हॉरिजेंटली डिस्टेंस बढ़ेगी तो यहां से जब लाइट आएगी तो हमारे अर्थ के पास क्या है, एटमॉस्फेयर, तो एटमॉस्फेयर में क्या होगा, रिफ्रैक्शन होगा लाइट का, क्या होगा, रिफ्रैक्शन होगा, और जब आने वाला सन है तो वो रिफ्रैक्शन की वजह से क्या होगा, मतलब यहां पर सिर्फ सारे कलर तो फैल जाएंगे, सिर्फ कौन सा कलर बचेगा जिसके पास सबसे ज्यादा वेवलेंथ है, ओनली रेड कलर ही हमारी आंख पर रीच कर पाएगा, और बाकी सारे कलर क्या हो जाएंगे, स्कैटर हो जाएंगे, फैल जाएंगे, क्योंकि बाकी सारे कलर की वेवलेंथ कैसी है, बहुत स्मॉल, वो ज्यादा फैलेंगे, तो ओनली रेड कलर क्या होगा, सीन होगा हमारी आंख में, जब कब, सनराइज और सनसेट के टाइम में, समझ पा रहे हो थोड़ा सा, तो क्योंकि रेड कलर हैविंग अ 7000 एंगस्ट्रो एंड बाकी ऑल द कलर्स आर स्कैटर, तो रेड कलर की वेवलेंथ बहुत ज्यादा होती है, इसीलिए ये दिखता है हमें। रेनबो फॉर्मेशन, जब हमारा रेनबो फॉर्मेशन होता है तो प्रिज्म की तरह ही काम करती है कौन, बारिश की बूंद, रेनबो फॉर्मेशन होता है तो हमारा जो है वाटर ड्रॉपलेट्स इसका काम करती है, वाटर ड्रॉप या रेन ड्रॉप किसका काम करेगी, प्रिज्म का काम करेगी, और प्रिज्म में जैसे लाइट एंटर करेगी ये, तो एंटर करने के बाद क्या होगा, ऐसे रिफ्रैक्ट हो जाएगी, रिफ्लेक्ट होगी तो साथ साथ कितने कलर्स निकलेंगे, रेड और सारे कलर निकलेंगे वॉयलेट, तो इसमें क्या क्या है, रिफ्रैक्शन हुआ, देख लो रेनबो में तीन चीजें होती हैं, रिफ्रैक्शन, फिर यहां से जाने के बाद क्या होगा, इधर से जाने के बाद इधर से रिफ्लेक्शन, और फिर बाहर निकलेंगे कलर्स, रेड और वॉयलेट। तो प्रिज्म में तीन फिनोमेना होते हैं, नंबर पहला रिफ्रैक्शन, लाइट एंटर करेगी बेंड हो जाएगी, दूसरा डिस्पर्जन, मतलब कलर्स में बढ़ जाएगी, और जब टकरा के वापस आएगी तो उसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन, मतलब इंटरनल रिफ्लेक्शन, इंटरनल रिफ्लेक्शन, और इंटरनल रिफ्लेक्शन ही दिखता है किसमें, डायमंड में, डायमंड में क्या होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, डायमंड में क्या होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, मिराज, रेगिस्तान में लगता है पानी है, जब पास जाते हैं तो क्या लगता है, छलावा, धोखा, क्या है ये भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से होता है, मिराज रेगिस्तान में बनता है, डेजर्ट में, एटमोस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से हो रहा है। और आप डायग्नोसिस आजकल आ चुका है, बिना काटे फाटे पेट के अंदर के ऑपरेशन के लिए इलाज ऑप्टिकल फाइबर से, आपका जो 5G 4G सिग्नल भेजे जा रहे हैं वो किसकी वजह से भेजे जा रहे हैं, ऑप्टिकल फाइबर, तो उसमें भी क्या हो रहा है बताओ, यही टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, यहां पर भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, यहां पर भी ऑप्टिकल फाइबर, सिग्नल बिल्कुल लॉस नहीं होगा, नो लॉस ऑफ सिग्नल्स। ऑप्टिकल फाइबर का यूज कहां करते हैं, मेडिकल फील्ड में भी, मेडिकल में भी करते हैं, अंदर स्टोन के इलाज के लिए, डायग्नोसिस के लिए, समझे। अब एक चीज और है,
तारे टिमटिमाते हैं लेकिन ग्रह नहीं टिमटिमाते। स्टार्स ट्विंकलिंग बट प्लैनेट नॉट। व्हाई? स्टार इसलिए ट्विंकल करते हैं, गलत, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण। किसके कारण? बोलो। हाँ, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन क्या है? जब कोई इंसान यहां से देखेगा स्टार को तो स्टार यहां होगा एक्चुअल में, लेकिन जैसे ही बीच में क्या है, बहुत सारा एटमॉस्फेयर का लेयर है, तो लेयर से जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी तो अपने पाथ से मुड़ जाएगी, तो वो स्टार हमें कहां दिखाई देगा? यहाँ, थोड़ा सा दूर अलग डिस्टेंस में अपेयर होता दिखा। ठीक है, उसके बारे में हम लोग नहीं पढ़ेंगे अभी। ठीक है, तो वो बहुत ज्यादा बड़ा फिनोमेन है। अभी हमें सिर्फ पढ़ना है कि जो हमारे एग्जाम में आएगा। ठीक, स्टार के अंदर जो लाइट है, क्योंकि सन के अंदर भी जो लाइट है वो भी स्टार की तरह ही है। सन ऑल्सो लाइक अ स्टार। समझ पा रहे हो? हीलियम, हाइड्रोजन, अभी हमें न्यूक्लियर फ्यूजन वगैरह में नहीं जाना। हमें समझना है कि स्टार ट्विंकल क्यों करता है, जो हमारे कोर्स के अंदर है। ठीक है, दूसरा, अब एक टॉपिक है क्या, मैग्नेट का। मैग्नेट का टॉपिक है सोलिनॉइड। सोलिनॉइड क्या होता है? सोलिनॉइड जब किसी भी इंसुलेटिंग पाइप में कॉपर की वायर को लपेटा जाता है, और कॉपर के वायर को लपेटने के बाद उसमें करंट फ्लो कराते हैं। करंट फ्लो कराएंगे तो क्या होगा? इसमें करंट दौड़ने लग जाएगा, भागने लग जाएगा, और जब करंट दौड़ने लग जाएगा, भागने लग जाएगा, दिस इंसुलेटिंग पाइप बिहेव लाइक एज अ मैग्नेट, क्योंकि इसके चारों तरफ क्या बन जाएगा? मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा। और इसको बोलेंगे सोलिनॉइड। क्या कहेंगे? तो आप क्या लिखेंगे? कॉपर वायर wound by a insulating material, insulating pipe, it behave like as a bar magnet। इसको बोलेंगे सोलिनॉइड। लेकिन अगर इसी सोलिनॉइड के अंदर एक पाइप, एक मेटल रॉड घुसा देंगे तो ये बन जाएगा इलेक्ट्रोमैग्नेट। क्या बन जाएगा? इलेक्ट्रोमैग्नेट। इसके अंदर क्या डाल देंगे? रॉड, मेटेलिक। लेकिन वो मेटेलिक रॉड कहां से होगी? अगर सॉफ्ट आयरन है। कौन सा आयरन? तो ये होगा टेम्परेरी मैग्नेट। ये कैसे मैग्नेट बनेगा? टेम्परेरी। और अगर स्टील डाल दिया जाए तो ये बन जाएगा परमानेंट, परमानेंट मैग्नेट। क्लियर हो रहा है? ठीक है, नेक्स्ट इसके अंदर राइट हैंड रूल और फ्लेमिंग्स रूल हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। फिलहाल इतना, आप लोग इसको तैयार कर लीजिए। ओके, बेस्ट ऑफ लक।